कई लोगों की पॉजिटिविटी के साथ एक कंप्लेंट होती है कि इस पर इतना जोर दिया जाता है कि ये काफी फोर्स्ड लगने लगता है। हम में से कई लोग ब्राइट साइड को देखो या तुमसे भी बुरी सिचुएशन में लोग हैं जैसे मैसेजेस से कंटिन्यूअसली बॉम्बार्डेड होते हैं। ये मैसेजेस हमारे दुख या ग्रीफ की फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि हमें चीजों को लेकर दुखी होने का राइट ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई और होगा जो तुमसे भी बुरी स्थिति में है। लेकिन पॉजिटिविटी कोई स्विच नहीं है जिसे हम अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकें। ग्रीफ या सैडनेस की फीलिंग्स उस इंसान के लिए रियल होती हैं जो उन्हें फील कर रहा होता है, और इन्हें दूर नहीं किया जा सकता। ये पॉसिबल नहीं है और न ही ये हेल्थी है कि हम अपने सारे दुख को दबा दें और रियलिटी को नजरअंदाज करें। मैजिक माइंडसेट का मतलब है दुख को एक्सेप्ट करना और टफ सिचुएशंस को एक्नॉलेज करना, लेकिन उनसे निपटने के लिए छोटे स्टेप्स लेना। लाइफ हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस से गुजारती है। ये हमसे हमारे लव्ड वंस को, जॉब को या पैसे को छीन सकती है, लेकिन फिर भी अगर हम उस ग्रीफ के बावजूद आशा की एक भावना बनाए रखें और बिलीव करें कि चीजें इवेंचुअली बेटर होंगी, तो हमने मैजिक माइंडसेट को डेवलप करने में सक्सेस पाई है। मैजिक माइंडसेट हमें पेशेंस सिखाता है, जिससे सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन हमारे एक्शंस को कंट्रोल नहीं करती। ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये भी गुजर जाएगा। चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हों, हम अपने माइंड को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं। हमारे थॉट्स हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और अपने थॉट्स को बदलकर हम अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। मैजिक माइंडसेट बनाना हमें लाइफ की बैटल्स को फेस करने में मदद करता है। सोचें कि आप अपना माइंडसेट क्यों बदलना चाहते हैं, आप क्या अचीव करने की उम्मीद रखते हैं। अगर आप ये पढ़ रहे हैं, कांग्रेट्स, आप अलाइव हैं। अगर ये मुस्कुराने की बात नहीं है तो मुझे नहीं पता और क्या हो सकता है। चैट सुक, मॉन्स्टर्स अंडर योर हेड। कुछ साल पहले मैंने भूटान की यात्रा की, जो चाइना और इंडिया के बीच हिमालयस के ईस्टर्न एज पर एक ब्यूटीफुल स्टेट है जो अपने हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए फेमस है। वहाँ के लैंडस्केप्स बहुत ही ड्रामेटिक थे, जो सब ट्रॉपिकल प्लेन्स से लेकर बड़े माउंटेन्स और वैलीज तक फैले हुए थे। 3 घंटे की स्लिपरी और स्टीप चढ़ाई के बाद, जहाँ कंटिन्यूअस बारिश ने डेंजर और बढ़ा दिया था, मैं पारो के तक्संग मठ, जिसे द टाइगर्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है, के अंदर बैठा। ये मठ लिटरली एक चट्टान से लटका हुआ है। एक अजीब सी शांति और सुकून ने मुझे घेर लिया। ऐसा लगा जैसे मैंने अपने अंदर एक खजाना खोज लिया हो। मुझे कभी नहीं पता था कि कुछ न करते हुए, बस मौजूद रहकर ऐसा जॉयफुल पीस फील किया जा सकता है। जब मैंने अपनी आंखें बंद की और पैटमा संभावा की विशाल मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, तो उस पल के अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता था। मैंने कुछ मिनट्स तक उस एक्साइटमेंट और कंप्लीट ब्लिस को फील किया, ऑलमोस्ट एक निर्वाण जैसी फीलिंग। मैं भूतन के कई प्लेसेस पर गया और बहुत सारे मठों का दौरा किया। मुझे थिम्पू के छोटे छोटे कैफेज, बुक स्टोर्स और सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स की एब्सेंस बहुत पसंद आई। जहां भी मैं गया, वहां हवा में पीस और काल्मनेस थी। ऑलमोस्ट हर इंसान जिससे मैं मिला, उसके पास मेरे लिए एक विजडम फिल्ड सेइंग या कोट था। मैंने वहां अनकंट्रोल्ड हैप्पीनेस, होप और एक्सेप्टेंस देखा। भूटान में सिंप्लिसिटी लाइफ का हिस्सा थी और मुझे ये प्लेस नेचुरली पसंद आने लगी। मैंने वहां बसने का ड्रीम देखा कि मैं इस पीसफुल कंट्री में हमेशा के लिए खुश रहूंगा। मैं हिल्स के पास एक क्यूट सा कॉटेज रेंट पर लूंगा। मैं अपनी परफेक्ट स्ट्रीट पर वॉक करते हुए नॉवेल्स के प्लॉट्स के बारे में सोचूंगा और हैप्पीली लिखूंगा। मैंने सोचा कि क्या इस जगह में किसी के लिए नेगेटिविटी फील करना पॉसिबल भी है। उस दिन बाद में हम एक पुराने कैफे में रुके, जो पहाड़ों की तलहटी में देवदार और चीड़ के पेड़ों को ओवरलुक कर रहा था। वहां हमारी मुलाकात एक यूरोपियन से हुई, जो कुछ सालों से भूटान में रह रहा था और वहां के युवाओं के लिए एक डी एडिक्शन सेंटर चला रहा था। देश की सारी ऑफरिंग्स के बावजूद फिर भी लोग अपनी इनर डीमंस से बचने के लिए एडिक्शन में फंस रहे थे। मैं एकदम स्टंट था। डिप्रेशन, एडिक्शन और लाइफ के बाकी हार्श जोल्ट्स कुछ ऐसे थे जिन्हें मैंने भूटान के साथ कभी लिंक नहीं किया था। शायद मैं नाइवली भूटान को रोजी ग्लासेस से देख रहा था। इसने मुझे डीपली सोचने पर मजबूर किया कि हमारी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हमारे अंदर क्या फील कराती हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर पीस ढूंढ सकते हैं। हम अक्सर अपनी प्रॉब्लम से एस्केप करने के लिए वेकेशन पर जाने का ऑप्शन ढूंढते हैं। पॉपुलर कल्चर हमें ये बिलीव कराता है कि एक ब्रेक लेने से हम फ्रेश होकर लौटेंगे और अपने स्ट्रेस से बेटर तरीके से निपटेंगे। शायद मैं भी भूटान की अपनी ट्रिप से यही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वेकेशन सिर्फ छोटे ब्रेक्स होते हैं। ये मैजिकली हमारी प्रॉब्लम्स को वैनिश नहीं करती। चाहे हम कहीं भी जाएं, हमारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती हैं जब तक कि हम उनसे निपटने के लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप न कर लें। मैजिक माइंडसेट। ब्रेक्स जरूरी हैं, लेकिन हम लाइफ से परमानेंट छुट्टी नहीं ले सकते। हमारे चॉइसेस से मैजिक माइंडसेट डेवलप करना। उसी दिन जब हम परो नदी के किनारे एक मोनेस्ट्री पर रुके, तो मैंने एक फेमस बुद्धिस्ट पेंटिंग देखी जिसे द व्हील ऑफ लाइफ या भवचक्रा कहा जाता है, जो ऑलमोस्ट हर टिबेटन बुद्धिस्ट मंदिर के बाहर पेंटेड होती है। इसमें यम,
डेथ के गॉड को एक व्हील पकड़े हुए दिखाया गया है जिसमें डिफरेंट डिविजन्स हैं। ये डिविजन्स अलग अलग रियल्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे गाइड ने बताया कि बौद्ध धर्म में जीवन के पहिए में 6 रियल्म्स होते हैं। एडिक्शन और डिजायर्स जैसी चीजें हंग्री गोस्ट्स के रियल्म में आती हैं। चाहे हम कितना भी कंज्यूम कर लें, हमारी क्रेविंग्स इस रियल्म में कभी सेटिस्फाई नहीं होती। लेकिन अगर हम अच्छे डीड्स करते हैं और अच्छे कर्मों का एक्यूमुलेशन करते हैं तो हमें हायर रियल्म्स में जाने का चांस मिलेगा। हम अपने एक्शंस के जरिए अपने लाइफ का पाथ कंट्रोल करते हैं जो अल्टीमेटली हमारे थॉट से शेप होते हैं। जितना मैंने इस पेंटिंग के अलग अलग एलिमेंट्स का स्टडी किया, उतना ही ये पेंटिंग मुझसे बात करने लगी। बुद्धिस्ट टीचिंग्स करुणा, दया, सहनशीलता और शांति पर बेस्ड हैं, जो हमें पीस और पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है। पेंटिंग में बुद्ध उस रास्ते की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे अपनाकर हम इन फीलिंग्स से लिबरेशन पा सकते हैं। हम अपनी लाइफ को सही माइंडसेट डेवलप करके बदल सकते हैं, जो हमें हमारी प्रॉब्लम्स को नए और हेल्पफुल पर्सपेक्टिव से देखने में हेल्प करता है। मेरे पापा इस आइडिया के बड़े सपोर्टर थे कि हमारे थॉट्स हमारी लाइफ को शेप करते हैं। उनका काम सुपर स्ट्रेसफुल था, लेकिन हमने शायद ही उन्हें किसी पर गुस्सा होते देखा हो। वो एक ऑयल कॉर्पोरेशन में काम करते थे और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरे केरल एरिया के इंचार्ज थे। जब भी सप्लाई में कमी होती थी, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स, मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मीडिया और कई लोगों के कॉल्स हैंडल करने पड़ते थे। एक दिन जब मैंने उनसे पूछा कि वो इतना काल्म कैसे रहते हैं जबकि दूसरी तरफ वाले लोग बहुत ज्यादा उत्तेजित होते थे, उन्होंने मुझे बुद्ध की एक स्टोरी सुनाई जो आज भी मेरे साथ है। जब बुद्ध एक विलेज से गुजर रहे थे तो एक गुस्सैल आदमी उनके पास आया और चिल्लाने लगा। बुद्ध ने शांति बनाए रखी और उसके वर्ड से अनअफेक्टेड रहे। आदमी और ज्यादा गुस्से में आ गया और उन्हें गालियां देने लगा। बुद्ध ने पूछा, बताओ, अगर तुम मुझे एक गिफ्ट लाओ और मैं उसे एक्सेप्ट न करूं तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? आदमी एक पल के लिए अजीब से सवाल पर चौंक गया। कुछ सेकंड सोचकर उसने कहा, ये मेरे पास रहेगा। ठीक है, गुस्से के साथ भी यही होता है। अगर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता तो ये तुम्हारे पास ही रहता है। जब मेरे पापा ने ये कहानी सुनाई, मैंने जवाब दिया, लेकिन बुद्ध ऐसा कर सकते थे क्योंकि वो बुद्ध थे। पापा ने कहा, बुद्ध के रूप में पैदा नहीं हुए थे, वो गौतम के रूप में जन्मे थे और मेडिटेशन के थ्रू बुद्ध बने थे। पापा के वर्ड्स ने मेरे सोचने के तरीके पर गहरा असर डाला। हम हमेशा चॉइसेस रखते हैं, चाहे हमारी सर्कमस्टेंसेस कैसी भी हों। हम इस बात के लिए फ्री हैं कि हम कैसे जीना चाहते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन्स में रहते हुए वही पैटर्न्स रिपीट करते रह सकते हैं, वही एक्शंस बार बार करते हुए, या हम कॉन्शियसली जीने और ग्रो करने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे आउटर रियलिटी कैसी भी हो। सेल्फ डेवलपमेंट की सबसे अच्छी बुक्स में से एक है विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। फ्रैंकल वियना के एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें नाजी रजीम के दौरान यहूदी होने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने हॉलोकॉस्ट से बचने के बाद अपनी लर्निंग से ये बुक लिखी। फ्रैंकल ने सबसे कठिन सिचुएशंस में भी पॉजिटिविटी और होप मेंटेन करना पॉसिबल पाया। फ्रैंकल कहते हैं, जब हम किसी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते तो हमें खुद को बदलने की चुनौती मिलती है। वो बताते हैं कि किसी इंसान से सब कुछ छीन लिया जा सकता है, लेकिन उनका माइंडसेट या एटीट्यूड कभी नहीं छीना जा सकता। वो एक पर्पस ढूंढने और उस आउटकम की विजुअलाइजेशन में खुद को इमर्स करने की बात करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देता है। बुद्ध के पास पीस और एक्सेप्टेंस का माइंडसेट था। विक्टर फ्रैंकल के पास होप का माइंडसेट था। देखने में दोनों अलग लग सकते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, उन्होंने अपनी इमीडिएट सर्कमस्टांसेस से बाहर कुछ और पर फोकस किया। दोनों ने अपनी इनर स्ट्रेंथ ढूंढी और ये कुछ ऐसा है जो हम सबके पास है। मैंने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की है जिनकी रियलिटी इतनी डार्क है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वो हैप्पी रह सकते हैं। फिर भी ऐसे लोग सबसे कंटेंट लोगों में से हैं। कुछ साल पहले मैक्लाउडगंज में मुझे एक फैब्रिक स्क्रोल मिला जिस पर दलाई लामा का एक कोट लिखा था, द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। हम इस प्लैनेट पर सिर्फ विजिटर्स हैं। हम यहाँ मैक्सिमम 90 या 100 साल के लिए हैं। इस दौरान हमें अपनी लाइफ से कुछ अच्छा, कुछ यूजफुल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप दूसरों की हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप लाइफ का ट्रू गोल और मीनिंग पालेंगे। हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। आज वो स्क्रोल मेरे बेडरूम में लटका है, रिमाइंडिंग मी कि धरती पर बिताया हर सेकंड मीनिंगफुल हो सकता है अगर हम अपने पर्सनल वैल्यूज के साथ अलाइंड होकर सही चॉइसेस लें। अपने मैजिक माइंडसेट को एक्टिवेट करके हम दूसरों के लिए और प्लेजेंट बन जाते हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक हैप्पी हैट पहन रहे हो। हम अपने प्रॉब्लम्स को डिफरेंटली देखकर दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं और अपनी वेलबींग को भी बढ़ाते हैं। ये माइंडसेट कुछ ऐसा है जिसे हम कॉन्शियसली चूज कर सकते हैं। जैसे हम जिम में जाकर अपने बॉडी को ट्रेन करते हैं, वैसे ही हम अपने माइंड को भी ट्रेन कर सकते हैं। मैजिक माइंडसेट रियलिटी को चेंज कर सकता है। हमें बस बिलीव करना है कि एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग सच में पॉसिबल है।